हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपिन एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आईडी एग्जाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूं मेंसुरेशन की श्रृंखला, जो पहले मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के देख लें, और मेरे चैनल में आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हमारा टॉपिक मेंसुरेशन में त्रिभुज पर रहेगा। त्रिभुज, ये आपका कोई दोस्तों त्रिभुज है। ये आपकी ए बिंदु, बी और ये सी, ए बी सी। तो त्रिभुज क्या कुछ फार्मूले होते हैं, उन्हें देख लेते हैं। परिमाप इक्वल टू होता है तीनों भुजाओं का योग, तीनों और क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है इसका 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। और एक इसका फार्मूला अर्ध परिमाप का होता है, तो यहां पर लिखेंगे अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप इक्वल टू आपका होता है a प्लस बी प्लस सी अपान में 2। जब ये तीनों बिंदु दिए हों तो ये फार्मूला लगाएंगे। अगर आपको ऊंचाई और आधार दिया हो, यानी कोई समकोण त्रिभुज हो, तो क्षेत्रफल का फार्मूला ये लगाएंगे। अब बात करते हैं इसके अर्ध परिमाप का क्षेत्रफल की, और ये अर्ध परिमाप को S से डिनोट करते हैं, तो इसका क्षेत्रफल भी होगा। तो अर्ध परिमाप का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल इक्वल टू होता है अंडर रूट में S माइनस का A, S माइनस का B और S माइनस का C। ये ही फार्मूलों से त्रिभुज में जितने भी क्वेश्चन होते हैं सभी इन्हीं फार्मूलों से सॉल्व किए जाते हैं। और आज इस वीडियो में हम केवल त्रिभुज और समकोण त्रिभुज के बारे में चर्चा करेंगे। समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में मैं इसका दूसरा वीडियो बनाऊंगा, ताकि ये वाली वीडियो लंबी ना हो, इस वजह से। तो चलिए दोस्तों, अब समकोण त्रिभुज को जान लेते हैं। अब ये आपका समकोण त्रिभुज है। अब अगर आपके सामने समकोण त्रिभुज आ जाता है तो उसका मैंने क्षेत्रफल आपको बता दिया। क्षेत्रफल उसका 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। लेकिन हम जानेंगे कैसे कि ये हमारा समकोण त्रिभुज है। तो दोस्तों, समकोण त्रिभुज की पहचान क्या होती है, बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर बड़ी भुजा का स्क्वायर शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। जब ऐसा कहीं आपको बिंदु मिल जाए तो आप जान लीजिए कि समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज मैंने अभी पहले ही बताया कि पूरा पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करता है। और पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यही तो आपका पाइथागोरस प्रमेय कहता है, और ये पूरा पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करता है। तो इसमें अगर एरिया पूछ लेता है और कोई आपको अगर मान दे देता है, यहाँ पर थीटा का मान दे देता है, तो आप क्या करेंगे, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या लगाएंगे, यानी कि एरिया इक्वल टू 1/2 BC साइन थीटा। यही आप फार्मूला का प्रयोग करेंगे, 1/2 BC साइन थीटा। अगर आपको थीटा दिया हो तब ये फार्मूला लगाएंगे, नहीं जो मैंने पहले बताया कि 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, वो फार्मूला से करेंगे। ये जब थीटा का मान दिया हो तब इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चनों को देख लेते हैं इसके। और दोस्तों, मैं आपको मेंसुरेशन का पूरा चैप्टर करवाऊंगा स्टेप बाय स्टेप।
इसके पहले मैं वर्ग और आयत पढ़ा चुका हूं, अब आज मैं त्रिभुज पढ़ा रहा हूं और त्रिभुज के 2 वीडियो मैं डालूंगा, 2 वीडियो में पूरा कवर हो जाएगा। फिर इसके बाद शंकु, बेलन, वृत्त सभी कुछ पढ़ाने वाला हूं। पहला क्वेश्चन आज का हमारा है, एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/4 ये दिया हुआ है। त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात दे रखा है और आपसे परिमाप बोला है 52 है। ये परिमाप इक्वल टू कितना है, 52 दे रखा है। अब आपसे बोला है कि सबसे छोटी भुजा कितनी लंबी होगी। तो पहले दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेंगे। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा और ये यहाँ से 6 हो जाएगा और ये 3 चौको 12 तो 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो यानी कि और ये 12 जो आया अपान में ये नगण्य मान लिया जाएगा, यानी कि ये बराबर 0 के है तो इधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी भुजाएं कितनी आ गई। और मैं आपको जब आयत और वर्ग पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने बताया था जब कोई अनुपात में मान दिया हो तो उसको हम x के साथ लिखते हैं। तो यहाँ पर इसको हम 6x 4x और 3x मान लेंगे। तो हमारी भुजाएं क्या आ गई दोस्तों, ये आपका कोई त्रिभुज है। अब इसमें 6x 4x और ये 3x आपकी त्रिभुज की भुजाएं हैं और बोला है कि सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी, यानी कि सबसे छोटी भुजा आपकी 3x है तो यही बोला है। तो यहाँ से परिमाप का फार्मूला लगाएंगे तो परिमाप इक्वल टू क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं का योग यानी 6x प्लस 4x प्लस 3x और परिमाप आपका कितना दिया हुआ है 52। तो यहाँ से 52 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 6 4 10 3 13 तो 13x। अब यहाँ से 13 से 52 को काट दीजिए तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू 4 आया और आपसे क्वेश्चन में पूछ रखा है कि सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी। तो मित्रों सबसे छोटी भुजा हमारी ये है 3x। तो इस 3x में आप x की वैल्यू रखा दीजिए और x बराबर हमारा कितना आया, 4 आया। तो x की वैल्यू रखाएंगे तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों 12 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं साइड हो जा रहा हूं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, एक त्रिभुजाकार खेत की 3 भुजाओं की लंबाई क्रमशः 15 मीटर 20 मीटर 25 मीटर है। तदनुसार उसमें 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर दर पर बीज बोने की लागत की गणना करो। ये आपका कोई त्रिभुज है और उसकी माप कितनी दी हुई है, 15 20 25, 15 20 और ये 25। अब बोला है कि इस पर बीज बोने का खर्च क्या होगा और बीज कितने रुपए प्रति वर्ग बाट लग रहा है, 5 रुपये वर्ग प्रति मीटर लग रहा है। तो एक बात मुझे बताइए दोस्तों कि इस त्रिभुज में हम बीज बोने का काम या बीज डालने का काम कहाँ पर करेंगे, इसके क्षेत्रफल में ही तो करेंगे। कि किसी खेत के आप मेड़ पे काम करते हैं, मेड़ पे आप अपनी फसल को उगाते हैं, उसके क्षेत्रफल पे ही उगाते हैं। तो इस त्रिभुज का दोस्तों हमें पहले क्षेत्रफल पता होना चाहिए, तभी हम उसका खर्च बता पाएंगे कि वो कितना खर्च खेत में आ रहा है। तो यहाँ से अब ये देखिए, ये समकोण त्रिभुज भी है, इसका वर्ग और इसका वर्ग करके जोड़ देंगे और इसके वर्ग के बराबर आ जाएगा। तो जब समकोण त्रिभुज है तो वो यहाँ पर समकोण त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है, 1/2 और आधार इंटू ऊंचाई, तो यानी कि 20 इंटू 15। अब यहाँ से 2 से काट दीजिए, 2 1 2 यानी 2 × 9 2 और 2 दहम 20। तो यहाँ से कितना आ गया मित्रों,
150 उसका क्षेत्रफल आ गया खेत का। ये आपके खेत का 150 क्षेत्रफल आ गया। तो ए भाई 150 जब क्षेत्रफल आ गया तो क्या इसका खर्च आप बता सकते हैं? खर्च इक्वल टू क्या होगा? क्षेत्रफल इंटू प्रति वर्ग खर्च, प्रति वर्ग खर्च। तो यहाँ से क्षेत्रफल आपका कितना दिया हुआ है? 150 और कितने में प्रति वर्ग हम दे रहे हैं? 5 रुपये दे रहे हैं तो 5। अब इसका मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 750 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों 750 है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की माप लगातार आने वाले पूर्णांकों द्वारा दी जाती है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो दोस्तों समकोण भी बोला है और आने वाले पूर्णांक भी बोला है कि पूर्णांक यानी कि 0 से होता है, तो आने वाले पूर्णांक भी हों और समकोण भी हो तो ऐसी संख्या ढूंढना होगा आपको खुद। तो ऐसा जो है, और समकोण त्रिभुज क्या कहता है? बड़ी भुजा का स्क्वायर शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ऐसा पूर्णांक हमें 3, 4, 5 आने वाले लगातार पूर्णांक 3, 4, 5 ही होंगे। तो यहाँ से देख लीजिए 5 बड़ी भुजा है और इसका वर्ग कर दीजिए और इन दोनों का वर्ग करके जोड़ दीजिए, 3 और 4 का वर्ग करके जोड़ दीजिए तो ये इसके वर्ग के बराबर आ जाएगा। तो यही आपसे बोला है कि ऐसे 3 पूर्णांक जो लगातार आ रहे हों और समकोण त्रिभुज हो तो ये होंगी संख्या। और अब इसमें बोला है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो दोस्तों आपको समकोण त्रिभुज बोला है, तो समकोण त्रिभुज की आप ये है, और समकोण त्रिभुज में फार्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यही तो फार्मूला होता है। तो यहाँ से मान रख दीजिए 1/2, आधार कितना मान लेंगे? 4 मान लीजिए और ऊंचाई 3 मान लीजिए। यहाँ से काट दीजिए, 2 × 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ से क्षेत्रफल आपका 6 आ जाएगा। तो यानी कि इस प्रश्न का उत्तर 6 आएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई क्रमशः x - 2 सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर और x + 2 सेंटीमीटर है, तो x का मान बताइए। ये दोस्तों SSC GD में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और रेलवे में भी ये एक बार पूछा गया है क्वेश्चन 2004 में। तो बोला है आपका x - 2 यानी कि आपकी भुजाएं कितनी हैं? x + 2 और x - 2 और x, यही तो बोला है कि 3 भुजाएं हैं। पहली भुजा x + 2, दूसरी भुजा x - 2 और तीसरी भुजा केवल x है। और साथ में ये भी बोल दिया है कि समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ से दोस्तों x की वैल्यू पूछा है, तो समकोण त्रिभुज किसको फॉलो करता है? पूरा पाइथागोरस प्रमेय को। तो पाइथागोरस प्रमेय, अब यहाँ से सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी? यानी कि जब समकोण त्रिभुज ये होता है और समकोण त्रिभुज की पाइथागोरस को भी प्रमेय को फॉलो करता है और इसका परिभाषा भी यही होती है कि बड़ी भुजा का स्क्वायर शेष 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? x + 2। क्यों? क्योंकि अगर हम x - 2 बड़ी भुजा ले लेते हैं तो दोस्तों यहाँ तो x से कुछ घटा रहा है और यहाँ पर केवल x है, तो इसकी कोई बात ही नहीं करेंगे, ये तो सबसे छोटा ही है। लेकिन यहाँ पर x से
कुछ घटा रहा है यानी कुछ कम कर दे रहा है तो ये वैसे भी कम हो गई, और यहाँ पर x में कुछ जोड़ दे रहा है तो यानी कि आगे बढ़ जा रहा है, तो सबसे बड़ी भुजा यही होगी। तो यहाँ से वही फार्मूला, कर्ण का स्क्वायर, इसको कर्ण मान लीजिए, इन्हें आधार और इसे लंब मान लीजिए। तो यहाँ से x प्लस फार्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और ये पूरा समकोण त्रिभुज को भी फॉलो करता है, यानी कि बड़ी भुजा का स्क्वायर शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से बड़ी भुजा क्या है, x प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू आधार x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, यही तो होगा। अब यहाँ से a प्लस बी का फार्मूला लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 4x इक्वल टू, यहाँ पर भी a माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे तो ये x स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 और माइनस का 4x हो जाएगा, और ये प्लस का 4x स्क्वायर पहले से ही है। तो दोस्तों ये बताइए यहाँ से आपको कुछ दिख रहा है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, और देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपका, प्लस का 4x इधर बचा और इधर क्या बचा, माइनस का 4x, तो इसको हम x स्क्वायर और माइनस का 4x लिख सकते हैं। अब इन सभी को इधर भेज देंगे तो जैसे ही ये 4x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 8x, और ये x स्क्वायर को भी इधर ला दीजिए तो ये माइनस का x स्क्वायर बराबर 0 के हो जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों आप क्या x की वैल्यू बता पाएंगे, तो यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, तो x हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से बचा कितना 8 माइनस का x बचा इक्वल टू 0 के, और इस x को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। तो बचा कितना आपका 8 माइनस का x इक्वल टू 0 बचा, और यहाँ से x बराबर आपका कितना आ गया 8 आ गया। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों 8 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 50 मीटर लंबी एक सीढ़ी को एक गली में इस प्रकार रखा जाता है कि यह 40 फीट ऊंची खिड़की तक पहुंच जाती है। इसके पांव को उसी स्थान पर रखते हुए सीढ़ी को दूसरी तरफ घुमाने पर वह 30 फीट ऊंचे स्थान पर पहुंच जाती है। गली की चौड़ाई क्या होगी? तो दोस्तों यहाँ पर कोई सीढ़ी है और उसको एक बार किसी दूसरी तरफ लगाते हैं और एक बार जैसे एक बार इधर लगाते हैं और दूसरी बार इधर लगा देते हैं। तो वही आपसे पूछा है कि इधर की चौड़ाई और इधर की चौड़ाई यानी पूरी चौड़ाई आपसे पूछा है। तो इसमें दोस्तों देख लीजिए फिगर क्या बनेगा। ये कोई गली है मान के चलिए ये वाली, और कोई सीढ़ी आप लगाएंगे और सीढ़ी की माप कितना दिया है 50 फीट दिया है। तो जब हम कोई यहाँ से सीढ़ी लगाते हैं, सीढ़ी ऐसे ही तो लगाएंगे दोस्तों, सीधे थोड़ी ना कहीं लगती है। जब गांव देहातों में हम लोग देखे होंगे कि जो सीढ़ी लगती है तो ऐसे तिरछा ही तो लगती है। तो वही बोला है कि ऐसे लगती है कितने 40 फीट ऊंची दीवार के खिड़की तक में ही पहुंच पाता है, यानी कि यहाँ तक ही पहुंच पाता है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दी हुआ है 40 दे रखा है आपके क्वेश्चन में। और इस सीढ़ी की माप कितना दिया है 50 फीट दे रखा है। और फिर दूसरी बार बोला है कि इसी सीढ़ी को घुमा करके दूसरे दीवार पर यानी दूसरी तरफ लगाते हैं। तो यानी कि इधर लगाते हैं तो वो जो है 30 फीट वाली खिड़की तक ही
पहुंच पाता है, यानी कि यहाँ से यहाँ की दूरी कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, और वही सीढ़ी की जो है माप 50 दे रखा है पहले से, और आपसे पूछा है कि ये पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक की क्या होगी, तो ये इसे हम x मान लेंगे और इसे y मान लेंगे। और देखिए, और साथ में आपका ये समकोण त्रिभुज बना रहा है, एक बार ये समकोण त्रिभुज बना, एक बार ये समकोण त्रिभुज बना, तो दोनों बार समकोण त्रिभुज की परिभाषा से मान निकाल लीजिए x और y के, और उसे सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन आपका आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। समकोण त्रिभुज की परिभाषा क्या कहती है? शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से कह सकते हैं x का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर इक्वल टू 50 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये काहे का फार्मूला है? कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर का फार्मूला है दोस्तों। यही पूरा समकोण त्रिभुज होता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 1600, और ये कितना हो जाएगा 2500। जब इसको 50 का वर्ग करेंगे तो 2500 हो जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों ये 1600 को उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू, और 2500 से 1600 आप घटाएंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पर 900 आ जाएगा। और 900 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 30 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ x की वैल्यू हमारी कितनी आई, 30, तो यानी कि ये दूरी आपकी 30 आ गई। और इसी प्रकार y का मान निकालेंगे तो यानी कि इन दोनों भुजाओं का वर्ग वही y स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर इक्वल टू 50 का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो गया, y का स्क्वायर प्लस और 30 का करेंगे वर्ग तो कितना आ जाएगा 900, और इसका 2500 आएगा। अब 2500 से 900 घटा देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, y स्क्वायर बराबर 1600 आ जाएगा। और 1600 जब आएगा तो यानी कि y बराबर आपका कितना होगा, 40 हो जाएगा। यानी कि ये दूरी आपकी कितनी आ गई, 40 आ गई। यानी y का मान आपका कितना आ गया दोस्तों, 40 आ गया। और आपसे पूछा है गली की चौड़ाई क्या होगी, तो गली की चौड़ाई क्या होगी, x और y को जोड़ दीजिए तो गली की चौड़ाई आ गई। तो यानी कि चौड़ाई बराबर x प्लस y, यानी कि 30 प्लस 40 बराबर 70 के। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इस क्वेश्चन का तो ले सकते हैं बिल्कुल बेहिचक। और अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। यदि दी गई आकृति बिंदु D तथा E क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजाएं AB तथा AC के मध्य बिंदु हैं, किसकी मध्य बिंदु हैं, त्रिभुज ABC की मध्य बिंदु कौन है, D और E बोला है। तो त्रिभुज के छायांकित भाग का क्षेत्रफल कुल त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना परसेंट होगा। तो यहाँ पर आपका बोला है दोस्तों, कोई आपका ये त्रिभुज है और ये बोला है A B C, और यहाँ पर बोला है कि AB का मध्य बिंदु और AC का मध्य बिंदु, यही तो बोला है। और क्या बोला है, D और E, तो ये आपका D है और ये E है। और पूछ लिया है और इस भाग को छायांकित कर दिया है। आपसे ये पूछ लिया है कि पूरे त्रिभुज का ये छायांकित भाग कितने परसेंट होगा, यही तो पूछा है। तो दोस्तों मुझे एक बात ये बताइए आप कि किसी त्रिभुज के
हम मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो त्रिभुज कितने भागों में बंटता है? चलिए देख लेंगे। ये हमारा कोई त्रिभुज है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया है और रेलवे पूछा गया है। ये जब हम किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं, यानी कि इस रेखा का मध्य बिंदु ये है और इस रेखा का मध्य बिंदु ये है और इस रेखा का मध्य बिंदु ये है, अगर हम तीनों मध्य बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं तो दोस्तों त्रिभुज कितने भागों में बंट रहा है? 4 भागों में बंट रहा है। आपको दिख रहा होगा 1 2 3 और ये 4 भागों में बंट रहा है। लेकिन यहाँ पर केवल ये भाग शेडेड है, यानी छायांकित है। अब आपसे पूछा है कि पूरे त्रिभुज का छायांकित भाग कितना % होगा? तो दोस्तों ये बताइए कि जब अगर ये 4 भागों में विभाजित होता है तो इसका, अगर इस रेखा का ये मध्य बिंदु है और इस रेखा का ये मध्य बिंदु है तो एक मध्य बिंदु हम यहाँ से खुद मान लेंगे और इनको अगर हम मिला देंगे तो ये वाला त्रिभुज जो है कितने भागों में बंट गया? ये 1 2 3 भागों में बंट गया दोस्तों। तो यानी कि जब हम पूरे त्रिभुज की बात करें तो 4 भागों में बंटता है, और यहाँ पर जब छायांकित भाग आपके प्रश्न वाला है तो वो सिर्फ 3 ही भागों में बंट गया। तो हम कह सकते हैं यानी कि छायांकित भाग इक्वल टू 3/4 के, यानी कि 3/4। यही तो बोला है कि पूरे त्रिभुज का 3 भाग वो छायांकित है, और इसी का पूछा है कितने % होगा। अब परसेंटेज के लिए भैया 100 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो इसको काट दीजिए। 4 × 9 4 और 4 दूनी 8 और ये 4 पंचे 20, यानी कि कितना आ गया? 3 × 25 आ जाएगा, और इसका मान कितना हो जाएगा? 25 3 75, यानी कि 75% छायांकित भाग है पूरे त्रिभुज का। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों 75% हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।